डीडी किसान देख रहे सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं नमिता सचदेव उपस्थित हूं आपके मनपसंद कार्यक्रम में, जिसका नाम है ग्रामीण शोधशालाएं। आज की कड़ी में हम आपको मिलवाएंगे बिहार राज्य के गया जिले में रहने वाले एक विशेष गौपालक संतोष कुमार से। महज कुछ गायों से पशुपालन का कारोबार आरंभ करने वाले संतोष कुमार की वर्तमान में सालाना कुल आमदनी 15 लाख से ज्यादा है। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने की वजह से इन्होंने कम उम्र में ही अनेक प्रकार के कारोबार आरंभ किए, लेकिन जिंदगी की धूप छांव से गुजरते हुए आखिरकार गौ पालन में इन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की। जिंदगी में कुछ नया, कुछ रचनात्मक करने के उनके प्रयास ने उन्हें पशुपालन से जोड़ दिया। इसके अलावा उन्होंने नर्सरी और वर्मी कंपोस्ट भी बनाया। आज उनकी पहचान एक सफल शोधकर्ता के रूप में की जाती है। आइए उनकी जिंदगी के कुछ और पहलुओं को जानते हैं। महज 10वीं कक्षा पास संतोष कुमार की दिलचस्पी अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों से ही कुछ रचनात्मक कार्य करने की थी। जैसे जैसे अपनी आयु के पड़ाव को पार करते गए, उनके दिल में समाज के प्रति कुछ रचनात्मक कार्य करने की आस्था गहराती गई। अपने इस लक्ष्य को पाने में उनके सामने अनेक प्रकार की बाधाएं थीं। आर्थिक समस्या उनमें सबसे बड़ी बाधा थी। जिंदगी की तमाम कठिनाइयों से जूझते हुए उन्होंने वर्ष 2003 के अक्टूबर-नवंबर महीने में पशुपालन का कारोबार बढ़ाने का निर्णय लिया और कुछ गायों के साथ जिंदगी में एक नए रचनात्मक कार्य की शुरुआत की। संतोष कुमार गया जिले में हम लोगों के संपर्क में 2006-07 से आए हैं और उस समय किसान सम्मान का कार्यक्रम बिहार सरकार ने लॉन्च किया था और उसमें इन्होंने आवेदन दिया था। उसके बाद ये कृषि विभाग और आत्मा के संपर्क में आए और आत्मा के संपर्क में आने के बाद इनके खेती के प्रति रुचि को देखते हुए हम लोगों ने इनको बहुत से प्रशिक्षण स्थलों पर भेजा, जिसमें पंतनगर है, झांसी में डेयरी का जो हमारा चारागाह वाला संस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ भेजा। ऐसे बहुत से संस्थानों में भेजा, जहाँ जाने के बाद उस चीज़ को देख के जब ये आए तो इनके मन में उन चीज़ों को अपने यहाँ करने की इच्छा जागी और उसके बाद उन चीज़ों को इन्होंने अपने धरातल पे यहाँ उतारा। चंद गायों के साथ शुरू किए गए अपने पशुपालन के कारोबार की शुरुआत में अपने दूध की बिक्री के लिए उन्हें 15 किलोमीटर दूर दूर तक जाना पड़ता था। चाहे होटल हो, दुकान हो या फिर आवासीय विद्यालय, वहां जाकर अपने गौशाला के दूध की आपूर्ति स्वयं संतोष कुमार किया करते थे। संतोष कुमार की मेहनत कुछ ही वर्षों में रंग लाई। उनकी नियमित रूप से बढ़ती आमदनी से बैंक में उनकी साख बढ़ी और उन्हें राष्ट्रीय बैंक की सहायता से 3 लाख रुपए का लोन अपने पशुपालन के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए प्राप्त हुआ। हमारे किसान भाई जो पशुपालक बने हुए हैं या बनना चाहते हैं, उन्हें 6 बातों पर ध्यान देना होगा। साल में एक बार टीकाकरण करना है एफएमडी का, जो खुरहा रोग हम लोग कहते हैं इधर आसपास में, लेकिन खुरपका और मुंहपका रोग ये होता है, इसका टीकाकरण। दूसरा है कि साल में 4 बार डिवार्मिंग करना है, पेट का कीड़ा मरने वाला और पेट का अंतः कीड़ा और बाह्य कीड़ा दोनों मारने के लिए साल में 4 बार उपयोग करना है। और तीसरा है कि आप कम से कम 15 से 20 केजी हरा चारा प्रति गाय के हिसाब से आपको व्यवस्था करना होगा, जिससे उसको मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, हरा चारा खिलाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। और फिर हो गया आपको सालों भर जो गाय को है ये अच्छा सा मिनरल मिक्सचर खिलाना है और दाना जो है मिक्स जो दाना चारा होता है उसको मिक्स करके
और उसको खिलाया जाता है। जैसा हमने क्या किया है कि 1% के हिसाब से, जैसे मान लीजिए 30% हो गया दाल चीनी, फिर 30% हो गया मकई दर्रा, फिर चोकर, फिर गुड़, फिर मिनरल मिक्सचर, ये सारा एक रेशियो में मिला करके और हम अपने गायों को देते हैं। संतोष कुमार के कारोबार को लेकर अब तक कुछ अपने ही रिश्तेदारों और कारोबारियों द्वारा मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन बैंक से सहायता प्राप्त होते ही मानो उनके कारोबार को पंख लग गए। उनकी उन्नति की खबर जिले के अलग अलग कार्यालयों तक पहुंचने लगी, जिससे प्रभावित होकर अलग अलग विभागों जैसे पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, कृषि विभाग, समाज कल्याण विभाग के निदेशक एवं अन्य अधिकारी उनके कार्यों का निरीक्षण करने आए। अधिकारियों के दौरे से जुड़ी खबरें स्थानीय अखबारों में भी प्रकाशित हुईं, जिनका सकारात्मक प्रभाव बैंक अधिकारियों पर पड़ा। दूसरी ओर संतोष कुमार को अपने कार्य को आगे बढ़ाने में और अधिक बल प्राप्त हुआ। पहले हमारा ये जो डेयरी था सर, हमारे अपने गांव के घर वाले पर था। इसको जब केनरा बैंक हमें लोन दी तो उसके बाद हम ये NH 83 पर 2 एकड़ ज़मीन में पशुपालन का कार्य शुरू किया। इसी दरमियान सर एक बिहार सरकार का योजना आया था, जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत एक व्यावसायिक स्तर का वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने का था सर। 50 लाख का प्रोजेक्ट था। वो DPR बिहार सरकार से खुद मिला हुआ था। तो बिहार सरकार का कहना था कि आपको जो बैंक अप्रेजल दे देगा, जो सहमति दे देगा, उसी से टाई अप करेंगे। तो उसमें हमारा गुडविल अच्छा बना हुआ था केनरा बैंक में, तो बैंक तुरंत तैयार हो गए। 52 लाख का लोन सैंक्शन हुआ सर। हौसला और प्रोत्साहन व्यक्ति के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार कर देता है। संतोष कुमार ने भी अपने अंदर ऐसी ही ऊर्जा का संचार होते हुए अनुभव किया। अब वो दुगनी ऊर्जा से अपने पशुपालन के कारोबार को आगे बढ़ाने में जुट गए। इस बार उन्होंने एक राष्ट्रीय बैंक से 20 लाख रुपए का ऋण प्राप्त किया और अपने कारोबार को विस्तार दिया। तो देखा आपने कि किस तरह से संतोष कुमार को जिंदगी के शुरुआती दौर में संघर्ष के पथरीले रास्तों से होकर गुजरना पड़ा, लेकिन उनके परिश्रम और उनकी लगन ने कुछ ही वर्षों में उनके जीवन को आसान बना दिया। बैंक द्वारा प्राप्त सरकारी सहायता ने तो मानो उनके जीवन को एक नई गति ही प्रदान कर दी। उनकी जिंदगी के कुछ और दिलचस्प पहलुओं को आगे कार्यक्रम में जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए। 20 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त कर संतोष कुमार ने अपने पशुपालन के व्यवसाय में 4 चांद लगा दिए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत। ब्रेक में जाने से पहले हमने जाना था कि संतोष कुमार को राष्ट्रीय बैंक से ऋण सहायता प्राप्त होने में उन्हें एक नई ऊर्जा की अनुभूति होती है। आइए आगे जानते हैं कि कैसे ये प्रयास करते हुए उन्होंने इस नई ऊर्जा को प्राप्त कर किस प्रकार से अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 20 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त कर संतोष कुमार ने अपने पशुपालन के व्यवसाय में 4 चांद लगा दिए। अब उनके पास बढ़िया नस्ल की दर्जनों गायें उपलब्ध थीं। गौशाला के लिए जगह कम पड़ जाने की वजह से अब उन्होंने एक नई जगह को विकसित किया और वहीं पर
अपना डेयरी फार्म बनाया। ये डेयरी फार्म नंदिनी डेयरी फार्म के नाम से लोकप्रिय हुआ। यहाँ का दूध अब जिले के सुदूर क्षेत्रों में भी पहुंचने लगा। व्यापक पैमाने पर दूध की आपूर्ति होने से संतोष कुमार का दुग्ध व्यवसाय का कारोबार काफी फलने फूलने लगा था। एक प्रगतिशील पशुपालक की भूमिका निभाते हुए संतोष कुमार ने अपनी गायों का बेहतर देखभाल आरंभ किया। समय समय पर गायों का टीकाकरण, मुंह और खुर का उपचार, गायों की देखभाल करते हुए उनके शरीर की साफ सफाई, निश्चित मात्रा में हरे चारे की व्यवस्था, हानिकर चारा देने पर रोक आदि लगाकर संतोष कुमार ने न केवल अपनी डेयरी में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया, बल्कि गायों की मृत्यु दर पर नियंत्रण भी पाया। उनके बेहतरीन प्रयासों का ही परिणाम है कि उनकी डेयरी में गायों का मृत्यु दर 0% है। डेयरी का काम, पशुपालन का काम आज से 20 साल पहले से शुरू कर रखा है और हमें जो भी पहचान, जो भी मेरा प्रतिष्ठा मिला है वो डेयरी के क्षेत्र से ही मिला। और आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि हमारे पूरे ज़िला से लेकर के अपने राज्य स्तर में एक अच्छा पहचान मेरा बन चुका है और कृषि के क्षेत्र में भी हमने अच्छा काम किया है। ये हमारा जो काम चल रहा है जिसको देखने के लिए अलग अलग ज़िले से यहाँ तक के अलग राज्य से भी देखने के लिए लोग आते हैं। ये डेयरी जो मेरा है इसको 100 से ऊपर गाय, हम अभी गाय बाछी सबका पालन कर रखा है। नंदिनी डेयरी फार्म के संचालक संतोष कुमार की इसी उपलब्धि को देखते हुए वर्ष 2010-11 के दौरान माननीय कृषि मंत्री शरद पवार द्वारा उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। कृषि मंत्री के हाथों मिले पुरस्कार ने संतोष कुमार के लिए जैसे संजीवनी का काम किया। इस तरह उन्होंने अब पशुपालन से मिलते जुलते दूसरे अन्य व्यवसाय को भी विकसित करने का मन बना लिया। जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं, ये हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे यहाँ जितने भी किसान भाई हैं, हम उनसे ये चाहते हैं, उनसे अपेक्षा करते हैं कि हम क्यों न किसान भाई सभी ये इस तरह का ये किया जाए, काम किया जाए, जिससे किसी चीज़ में अगर नुकसान होता है तो उसका भरपाई हमारा दूसरा क्षेत्र से हो जाए, दूसरे क्षेत्र से नुकसान हो जाए तो तीसरे क्षेत्र से हो जाए। तो हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाई एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग करें। जैसे मान लिया हम खेती के साथ साथ पशुपालन करें और पशुपालन के साथ साथ हम वर्मी कंपोस्ट करें, वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ मछली उत्पादन करें, जो कि होता है कि किसी एक में अगर जब घाटा हो तो दूसरे से हमें पूर्ति हो जाए। संतोष कुमार की बढ़ती कामयाबी से कृषि विभाग के अधिकारीगण काफी प्रभावित हुए। इसी दौरान संतोष कुमार को संबंधित अधिकारियों ने कृषि प्रोत्साहन सहायता राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन करने को आमंत्रित किया। अधिकारियों का मार्गनिर्देशन प्राप्त कर संतोष कुमार ने आवेदन किया और साथ ही कृषि प्रोत्साहन सहायता राशि पाने में कामयाबी पाई। राशि प्राप्त होते ही वर्मी कंपोस्ट के लिए प्लांट बनाना आरंभ कर दिया। शुरुआत में तो हमने डेयरी का काम शुरू किया था, बाद में करीब 8-9 साल के बाद वर्मी कंपोस्टिंग का काम शुरू किया। तो शुरू में मार्केट में लोग जो खुद हम भी नहीं जानते थे कि व्हाट इज़ वर्मी कंपोस्ट, माने वर्मी कंपोस्ट है क्या। तो वर्मी कंपोस्ट के बारे में जब हमें प्रशिक्षण लिए हमारे राज्य सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, जिला पदाधिकारी के द्वारा ट्रेनिंग दिया गया, तो हमने वर्मी कंपोस्ट के बारे में जाना और हम उसको स्वीकार किया और उसको अपने फार्म पर वर्मी कंपोस्ट का बहुत बड़ा सा यूनिट लगाया। वर्मी कंपोस्ट के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करने और इसके विकास में संतोष कुमार को 2 से 3 वर्ष लगे, लेकिन एक बार वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन आरंभ होने से दूर दूर के किसान उनसे संपर्क करने लगे। उनके द्वारा तैयार कंपोस्ट अधिक प्रभावकारी, उच्च गुणवत्ता युक्त और कम दर पर किसानों को उपलब्ध थी, जिससे किसानों में इसकी लोकप्रियता बढ़ी
और महज 3 साल के अंदर ही तत्कालीन माननीय कृषि मंत्री शरद पवार ने उन्हें उनके सराहनीय कार्यों के लिए पुरस्कृत किया। एक छोटे से अंतराल में माननीय कृषि मंत्री द्वारा 2 बार पुरस्कृत होने से निश्चित ही उनकी कार्यशैली में बदलाव आया और अब वो और अधिक गुणवत्ता युक्त उत्पादन में जुट गए। इस तरह उन्होंने वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन में उपकरणों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। शुरू में हमारे बिहार सरकार द्वारा इसको सब्सिडी के राशि दे करके किसानों को मुफ्त में दिया जाता था वर्मी कंपोस्ट। धीरे धीरे वो सब्सिडी अमाउंट घटाते गए, किसानों की संख्या घटाते गए और उन लोगों को एक आदत सा डाला गया कि वर्मी कंपोस्ट को प्रयोग करने से क्या फ़ायदा है। अब जो किसान जो जान गए हैं, जो इसके उपयोगिता, जो इसका गुणवत्ता, जो इसका लाभ जो किसान जान गए हैं, वो तो अब यहाँ से अब लेना शुरू कर दिए हैं। खास करके वही जो अपने अभी यूज के लिए, जबकि अभी बेचने उचने वाला में जितना है ना, उसमें अभी लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन आगे के दिनों में हम किसान भाइयों से कहेंगे कि वो खुद भी वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करें और इसका लाभ उठाएं। आपको बाहर से कोई किसी भी तरह का रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करें और अपना ही वर्मी कंपोस्ट अपने पशुपालन कर करके उसका गोबर से और कचरा से आप वर्मी कंपोस्ट तैयार करिए, आपका आमदनी अच्छा होगा। संतोष कुमार के नंदिनी वर्मी कंपोस्ट सेंटर द्वारा व्यापक पैमाने पर वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन से आसपास के क्षेत्रों में जैविक खेती को बढ़ावा मिला। पूरा कंस्ट्रक्शन जो है फुली मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही मजबूती ढंग से बनाया गया है और ये जो भी हम अपना जितना भी गोबर होता है अपने डेयरी का, अपने गांव का, आसपास से वो गोबर यहाँ पे ला करके और एक जगह डंप किया जाता है। उसके बाद जब वो थोड़ा सा पुराना हो जाता है, क्योंकि शुरू में जो गोबर रहता है उसमें मीथेन का मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाता है और जिससे उसमें टेम्परेचर हाई होता है। टेम्परेचर हाई होने से फिर आपका जो केचुआ डालते हैं अर्थवर्म वो मर जाएगा, इसलिए उसको कुछ दिन छोड़ दिया जाता है। उसके बाद 5-6 दिन बाद फिर इसमें गोबर को डाल करके फिर अपना जो डेयरी का खरपतवार है, घास पुआत है और आलू का पत्ता है, टमाटर का पत्ता है, जितने भी तरह का मतलब घास है, घास पात इसमें डाल के खरपतवार और लेयर बाय लेयर, केवल गोबर नहीं, कभी खरपतवार, फिर गोबर, फिर खरपतवार, गोबर मिक्स करके और जब 1.5 से 2 से 2.5 फीट तक के जब लेयर भर देते हैं, उसके ऊपर फिर वर्मी कंपोस्ट सहित केचुआ इसमें छोड़ दिया जाता है। ऊपर से फिर कवर कर करके और पानी से छिड़काव किया जाता है। पानी का छिड़काव करने से क्या होता है कि उसका तुरंत मतलब केचुआ स्ट्रेस में नहीं रह करके उसमें उसी तापमान में, नॉर्मल तापमान में वो फिर अपना घूमना फिरना शुरू कर देता है और 15 से 20 दिन में ये सर्कुलेट मैंने अपना ऊपर नीचे होना शुरू कर देता है। आपको हर एक के 10 से 15 दिन में 5 इंची से 6 इंची वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है। अब स्थानीय किसान रासायनिक उर्वरकों को छोड़कर वर्मी कंपोस्ट की मदद से खेती करने में अधिक रुचि लेने लगे। किसानों की सोच में आए इस परिवर्तन ने न केवल गया जिले में बल्कि आसपास के दूसरे जिलों के किसानों को भी अपने खेतों में वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने की प्रेरणा मिली। इसका लाभ आम किसानों को जल्द ही दिखाई देने लगा। किसानों की फसलों का उत्पादन बढ़ा, मिट्टी की पैदावार शक्ति बढ़ी। अब केचुए प्राकृतिक रूप से खेतों में नजर आने लगे। इसके अलावा गरीब किसान की जेब पर बोझ कम हो गया। संतोष कुमार द्वारा उठाया गया ये कदम कृषि क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ। जैविक खेती आज के दौर की जरूरत है। संतोष कुमार ने इस क्षेत्र में अपने बेहतर प्रयास से दूसरे वर्मी कंपोस्ट निर्माताओं को पीछे छोड़ दिया। अब उनके द्वारा बनाए मॉडल की मांग राज्य और राज्य से बाहर भी होने लगी। आखिर ये सब कैसे संभव हुआ?
इसके बारे में जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आपका अपना कार्यक्रम ग्रामीण शोधशालाएं। संतोष कुमार द्वारा तैयार वर्मी कंपोस्ट मॉडल स्थानीय स्तर पर एक अद्वितीय मॉडल साबित हुआ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। संतोष कुमार के वर्मी कंपोस्ट के मॉडल के बारे में जानने की उत्सुकता जितनी आप में है उतनी ही मुझ में भी है। तो आइए समय का सदुपयोग करते हुए आप तक पूरी जानकारी पहुंचाते हैं। संतोष कुमार द्वारा तैयार वर्मी कंपोस्ट मॉडल स्थानीय स्तर पर एक अद्वितीय मॉडल साबित हुआ। उनके द्वारा तैयार मॉडल की मांग न केवल स्थानीय कृषि एवं वन विभागों में हुई, बल्कि प्रदेश एवं प्रदेश से बाहर भी ऐसे मॉडल की मांग होने लगी। संतोष कुमार द्वारा तैयार वर्मी कंपोस्ट के संयंत्र के बारे में वन विभाग के अधिकारी बताते हैं। डेयरी के साथ साथ ये कमर्शियल लेवल पर वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य इंटीग्रेटेड फार्मिंग जैसे फिशरी हुआ, हॉर्टिकल्चर नर्सरी हुआ, जैविक खेती, अन्य डिफरेंट एग्रीकल्चर एक्टिविटी में ये काम करते हैं। आप जान रहे हैं कि कृषि इस क्षेत्र को सबसे नेग्लेक्टेड क्षेत्र माना जाता था, लेकिन संतोष जी ने कृषि क्षेत्र में जो कार्य किया और इससे जो ये आय अर्जित कर रहे हैं वह उन सारे किसानों को, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को यह विश्वास दिलाता है कि कृषि क्षेत्र में भी आदमी व्यवसाय कर बहुत ही आगे बढ़ सकता है, एक अच्छी आय उन्हें प्राप्त हो सकती है। संतोष कुमार द्वारा बनाए गए वर्मी कंपोस्ट संयंत्र की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस संयंत्र को देखने एवं जानने के लिए प्रतिदिन लगभग 100 से 200 लोग उनके यहाँ आते हैं। समय समय पर आत्मा द्वारा चलाए गए प्रशिक्षण शिविर में भाग लेकर किसान इसे बनाने की विधि को समझते हैं और अपने घर पर इसे तैयार भी करते हैं। अभी यहाँ पर एक मकान तैयार किया है यहीं पास में, और उसमें 2 कट्ठा जगह बचाया हुआ है कि ऐसा कुछ खेती बाड़ी बागवानी के लिए। इसके लिए यहाँ प्रॉपर आते हैं हम लोग, ले जाते हैं सब्जी के पौधे हो गए, और ये जो नारियल के अभी लगाने जा रहे हैं हम लोग, अशोक का पेड़ हो गया, क्योंकि जो जो पर्यावरण संबंधित पौधे हैं वो सारे पौधे ले जा कर के हम लोग लगाते हैं। हमारा लक्ष्य यही है कि जितना ज़्यादा पौधा लगेगा और उतना ज़्यादा जो है पर्यावरण शुद्ध होगा। मैं 2008 से डेयरी फार्म स्टार्ट किए। मेरे गुरुजी संतोष यादव जी हैं, उनसे हमने डेयरी के बारे में पहला राउंड में उनसे कुछ प्रशिक्षण के बारे में जानकारी लिए। वो बोले कि ठीक है 1-2 गाय से स्टार्ट कीजिए, इसके बाद आपको देखने में आएगा और मेहनतशील रहना पड़ेगा। हमने बोले कि जी सर मैं इच्छुक हूँ, ये व्यवसाय मैं करना चाहता हूँ। बोले ठीक है। इन्हीं के माध्यम से हम 2 गाय खरीदे 2008 से। आज हमारे यहाँ 13 गाय हैं, 3-4 बाछियाँ हैं। कोई भी कारोबार तब और अधिक फलता फूलता है जब उस कारोबार से जुड़े अन्य व्यवसाय को उसमें शामिल कर लिया जाए, ताकि कम लागत में ही आय के दूसरे स्रोत को आसानी से जगाया जा सके। संतोष कुमार ने पशुपालन का व्यवसाय आरंभ कर जल्द ही वर्मी कंपोस्ट निर्माण का कार्य शुरू कर दिया।
इसमें कामयाबी मिलते ही संतोष कुमार ने नंदिनी नर्सरी भी आरंभ कर दी। लगभग 5 एकड़ जमीन में फैली नर्सरी में पौधों की अनेक किस्में उपलब्ध हैं। संतोष कुमार अपनी नर्सरी में पौधे उगाते भी हैं, उसकी ग्राफ्टिंग या कलम भी करते हैं और जरूरत पड़ने पर बाहर से पौधे मंगाकर अपने ग्राहकों को बेचते भी हैं। अभी हमारे नर्सरी में बहुत सारे प्लांट हैं, जिसमें आपको मेडिसिनल प्लांट हो गया, वेजिटेबल प्लांट हो गया, फिर फ्रूट का हो गया, ये फ्लावर का है, बहुत सारे वैरायटी के रखे हैं। बड़ा ऊंचे से ऊंचे दाम वाला भी, नीचा से नीचा दाम वाला भी, जिसने हर एक तरह का। आज हम गया के पावन धरती पर हैं सर जी, बुद्ध की धरती पर हैं। यहाँ फूलों का मांग तरह तरह का होता है यहाँ पे, और सारे फॉरेनर सब आते हैं, देखते हैं। अपना ये सब देखने के बाद बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को। ये कुछ फॉरेनर तो यहाँ दिन दिन भर बिता देते हैं कि बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर रहने में। अपनी जिंदगी की 50 दहलीज को पार कर चुके संतोष कुमार के व्यावसायिक केंद्र में अब तक दर्जनों मंत्री, विधायक और यहाँ तक कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आ चुके हैं और उनके कार्यों की सराहना कर चुके हैं। ऐसे युवा पशुपालक अपनी रचनात्मक प्रतिभा से ग्रामीण युवाओं को प्रेरित करते रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। किसान साथियों, संतोष कुमार की उपलब्धि और उनके पशुपालन के क्षेत्र में किए गए शोध कार्य से आपको जरूर प्रेरणा मिली होगी, इसकी हमें पूरी उम्मीद है। ऐसे ही कुछ और प्रेरक ग्रामीण शोधकर्ताओं से हम आपको आगे के एपिसोड्स में मिलवाते रहेंगे, लेकिन तब तक हम आपसे अनुमति चाहेंगे। आपसे इसी दिन इसी समय मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए नमस्कार।